अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में व्यूअर्स माय लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और हमारा नावल जो हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि बहुत मज़े का चल रहा है। तो हीरोइन जो है वो बिल्कुल नहीं मानी है हीरो से शादी करने के लिए, आपको पता चल गया। तो दानियाल तो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में है कि उनको ठुकरा दिया गया है, और आरजू वो अपने गुस्से में है कि उनसे वो मानी ही क्यों शादी के लिए। तो सबके अपने अपने मसले चल रहे हैं। महा के साथ अलग मसला चल रहा है, वो किडनैप हो चुकी है, उनको पता ही नहीं है अभी तक। तो देखते हैं हमारे आगे की 5th एपिसोड में, 5th पार्ट में हमारे क्या होता है। तो आइए अपना नावल शुरू करते हैं। कमिश्नर मेरे आदमी कब छोड़े, अलेक्जेंडर सिगार लबों में दबाए बोला। दूसरी जानिब कमिश्नर जमशेद खान ने शोलेबार नजरों से फोन को घूरा और ऑफिसर को फोन टैप करने का इशारा किया। मुझे पकड़ने के लिए बच्चे की तरह फोन टैप मत करने लग जाना, वरना तुम्हारी एक अदद खूबसूरत बेटी भी है ना। वो लोगों पर तंजीम मुस्कुराहट सजाए पुरसुकून लहजे में बोलते जमशेद खान को चौंका आ गया था। माहा, उनके लबों से बेसाख्ता माहा का नाम निकला तो वो मुस्कुरा उठा था। हाँ हाँ वही, मैंने देखा है उसे, बहुत खूबसूरत है वो, और तुम्हें तो पता ही है मुझे लड़कियों का बेहद शौक है। अभी भी वो मेरे कब्जे में है। आधे घंटे में मेरे आदमी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी बेटी जन्नत नसीब कर जाएगी, अलेक्जेंडर सर्द बर्फीले लहजे में बोला। तुम मुझे डरा नहीं सकते, वो गुर्राए। ठीक है, घर पता करवा लो, वो अब भी सुकून देते लहजे में बोला। जमशेद साहब ने फौरन घर फोन किया था। सफिया माहा कहाँ है, वो परेशानी से बोले, और फिर उनके माथों पर बलों का जाल बिखर गया। दानियाल, तुम लोग बेहोश सो रहे थे, गार्ड्स कहाँ थे? वो भड़क गए थे क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, जबकि बाकी घर वाले सुबह जब उठे तो गार्ड्स बेहोश थे। और फिर इधर जमशेद खान की कॉल ने सबको फिक्र में मुब्तला कर दिया था। छोटे पापा, ये सब किसने किया है, आप पूरी बात बताएं, वो गुस्से में जबड़े नीचे बोला। दानियल का खून खौल रहा था। जमशेद साहब के केसेस के बारे में वो कुछ नहीं जानता था क्योंकि वो इसका काम नहीं था, लेकिन अब ये सब जिसने भी किया था उसके टुकड़े टुकड़े करने को दिल चाह रहा था। दानियाल का क्यों? क्योंकि उसने उस घर की इज्जत की तरफ आंख उठाई थी। कमिश्नर तसल्ली कर ली। तो ये भी सुन लो, तुम्हारी बेटी बेहोश जख्मी हालत में पड़ी है, न जाने कब तक जिंदा रहे। जल्दी करो, जैसे ही मेरे आदमी मुझ तक पहुंचेंगे तुम्हारी बेटी का पता तुम तक पहुंच जाएगा। अलेक्जेंडर लब पीछे बोला, वरना सफिया खान का नाम सुनते उसके अंदर शोले उठे थे, जबकि दानियाल फोन से उसकी आवाज सुनते ही मुठ्ठियां भीज गया था। दानियाल, होश में रहो, घर पर रहना, मैं माँ को लेकर आता हूँ, फिर सब कुछ बताता हूँ। जमशेद साहब सख्ती से बोलते फोन रख गए। अब अलेक्जेंडर के दिए गए वक्त पर उन्हें उसके आदमी को छोड़ना था, वो अपनी बेटी को इसमें घसीट नहीं सकते थे। तुम बचोगे नहीं अलेक्जेंडर, जमशेद साहब गुस्से से फिनकारे। बेस्ट ऑफ लक कमिश्नर, इस्तेज़ाई हंसते फोन रख गया। अब कमिश्नर जमशेद खान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली थी, सर भारी हो रहा था। काली जहन से माँ ने चंद पल छत को देखा, फिर रोने की आवाज पर गर्दन घुमाकर अपनी माँ को। मम्मा, उतरते सहमते माँ की आगोश में छुप गई। ये एकदम हर चीज जहन के पर्दों पर रोनुमा होने लगी थी। माँ का हलक खुश्क हुआ, हर कोई वहां मौजूद था सिवाय आरजू खान के। ये बच्ची ठीक हो तुम? माँ के सर के किनारे पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। सफिया बेगम आंसू साफ करते माँ का चेहरा ममता से थामे बोली, जो ख्वाब से सहमी हुई थी। वहां बेटा, वहां कैसे पहुंची आप? जमशेद खान बेड की दूसरी साइड आकर बैठ गए। हर कोई उसकी बोलने का मुंतजिर था। माँ को लगा जैसे हलक में कांटे उगाए हों। उसे उस लम्हे बोलना सजा लग रहा था। बाबा, मुझे नहीं पता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। जमशेद खान ने लब भींच लिए। उन्हें सब सच बता देना चाहती थी। वो माँ की आगोश में जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर की धमकियों ने माँ का सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया था। वो हल्के से लरस रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, बाप रेस्ट करो, मैं सीसीटीवी फुटेज से देखता हूँ, जमशेद खान नरमी से बोले, जबकि उनकी बात सुनते ही माँ की आंखें खौफ से फैल गई। अगर उन्होंने सब देख लिया, वो क्या जवाब देगी? वो क्यों गई थी वहां? हाँ, रेस्ट करो मेरा बच्चा, शाम को आयशा की मेहंदी भी है ना। सफिया बेगम एक बार फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमते बोली। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहां से चले गए। बाहर आयशा की मेहंदी की तैयारियां हो रही थी। घर को पीले और व्हाइट फूलों से सजाया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कामों में मसरूफ हो गए, जबकि माँ बस इसी सोच में थी कि वो क्या बताएगी जब फुटेज में उसे खुद बाहर जाते देखा जाएगा। आरजू बेटी, ये आपके लिए खत। फिरोजा ने एक खाकी लिफाफा आरजू की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने हैरत से थाम लिया। मेरे लिए? पर किसने भेजा? और इस दौर में खत? आरजू ने चौंकते लेटर ओपन किया था, जहां बड़े बड़े अल्फाज में शुरू में उसका नाम लिखा हुआ था। आप बहुत खूबसूरत हैं आरजू खान, मुझसे बात करें प्लीज, मुझे प्यार हो गया आपसे। ये बस चंद अल्फाज थे जो खत पर घसीटे गए थे। आरजू पढ़कर हैरान हुई थी। ऐसा लेटर उसे कौन भेज सकता है?
उसने मरवा के बारे में सोचा और फौरन उसे कॉल की। पहले मेरा मूड बहुत खराब है मरवा, अब क्या तुम मेरे साथ छिछोरे लड़कों वाला सीन बनाओगी? आरजू कॉल करते ही भड़क कर बोली। दूसरी जानिब मरवा हैरत से मोबाइल को देख रही थी। ओ बहन, इतनी भी तो हसीन नहीं कि मैं तेरे साथ सीन बनाऊं, हुआ क्या है? मरवा सुकून से बोली। आरजू ने लेटर की तरफ देखा। वो वाकई मरवा की हैंड राइटिंग नहीं थी। जल्दी जल्दी में वो ये देखना तो भूल ही गई थी। यार, एक लेटर भेजा है किसी ने मुझे। आरजू लेटर को उलट पलट कर देखते बोली। मरवा भी हैरान हुई थी। वेट। आरजू ने फोन कान से हटाते दरवाजे पर होती दस्तक को देखा। लेटर जल्दी से किताब में छुपाया, दरवाजा खोल दिया। फिरोजा हाथ में एक और खाकी रंग का लिफाफा पकड़े खड़ी थी। आरजू ने हैरानगी से लिफाफा पकड़ा। मुझे पता है आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। आपके होठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट मेरी मोहब्बत की गवाह है। ये एक और सतह थी और आरजू ने हैरानगी से पढ़ी और दूसरी जानिब मरवा ने कहकर लगाया, ये तो तेरा दीवाना निकला। मरवा हंसते हुए बोली। आरजू ने मोबाइल को घूरते वापस कान को लगाया। बकवास मत कर यार, पता है क्या हो रहा है इधर? अगर किसी ने इन लेटर को देख लिया तो सब मुझे गलत समझेंगे, क्योंकि मैंने इनकार किया था रिश्ते से। सब यही समझेंगे कि मुझे किसी और से मोहब्बत थी। आरजू परेशानी से बोली। मरवा भी अब फिक्रमंद हुई थी। पेशे वाले का नाम नहीं लिखा क्या? मरवा अब सीरियस अंदाज में बोली। आरजू ने लिफाफा उलट पलट कर देखा। नहीं। आरजू लब कुचलते बोली। मरवा ने इनकार भरा। शादी हो जाने दे सुकून से, फिर देखते हैं। इस दीवाने को तब तक तुम ध्यान रखना। मरवा उससे तसल्ली देती बोली और आरजू ने कहते फोन रख दिया। लेटर उठाकर फिजिक्स की किताब में रख दिए। अब उसे तैयार होना था आयशा की मेहंदी के लिए। उस घर में यही आखिरी खुशी भरे लम्हे थे जो उसके लिए जिन्हें वो गंवाना नहीं चाहती थी किसी भी लेटर के एवज। वहां तुम ठीक हो? मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब आरजू से खिंचे खिंचे से थे और आरजू को तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो लब पीछे फिर माँ के साथ आकर बैठ गई और खुद भी मेहंदी लगाने लगी। लॉन में फंक्शन का इंतजाम था। चंद करीबी रिश्तेदार थे। कंबाइंड फंक्शन था। आयशा पिंक और ग्रीन कलर की फ्रॉक में, बालों की चोटी बनाए आगे डाले हल्के फुल्के मेकअप में, हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी थी। महराज उसके करीब बैठे उसके कानों में सरगोशियां करते उसे घबराने पर मजबूर कर देता। उसके चेहरे पर लाली बिखर गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, माँ झुके से सर से बोली। वो दोनों मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद किसी ने माँ से कुछ भी नहीं पूछा उसकी तबीयत खराबी के चलते। आरजू ने पर इत्तेफाक किया। मेहंदी मुकम्मल होती हुई वहां से उठी, अंदर की जानी बढ़ी। उसका जहन अपनी लेटर पर अटकता था। कौन हो सकता था और क्यों भेज रहा था उसे ऐसे लेटर? बेख्याली में ही फर्श पर गिरे पानी पर उसका पांव फिसला और वो लड़खड़ाकर आगे की जानिब गिरने लगी थी। लेकिन इससे पहले सामने आने वाले शख्स के दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए तकरीबन गिरने से बची। आरजू ने सर उठाकर दानियाल के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा। वाइट कुर्ते में वो इस वक्त बला का हैंडसम लग रहा था। इसकी नीली आंखें किनारों से सुर्ख पड़ने लगी थी। गर्दन नीचे किए उसने अपने कुर्ते की जानिब देखा। वो अभी अभी ऊपर से रेडियो कराया था। सॉरी। आरजू ने अपना हाथ हटाया और मेहंदी से भरा हाथ डिजाइन दिखाता दानियाल के दिल के मकाम पर कुर्ते पर छप गया। आरजू ने दांतों तले लब दबाए। अंधी हो गई हो तुम या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? दानियाल ने उसकी कलाई जकड़ते हुए गुस्से से फनकारा। आरजू ने लब पीछे। गलती से हो गया। आप भी तो देख सकते थे ना, आप अंधे तो नहीं थे। एक लेटर की टेंशन, ऊपर से दानियाल का गुस्सा करता लहजा। आरजू का दिमाग घुमा गया। सब कुछ उसके साथ ही दानियाल सफीर खान की वजह से हो रहा था। जबान संभाल कर बात करो आरजू खान, वरना मैं जबान काट कर हाथों में थमा दूंगा। उसकी कलाई झटकते बोला। आरजू को अपनी कलाई में दर्द उठता महसूस हुआ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सॉरी बोल रही हूं ना, या फिर ये गुस्सा किसी और बात पर है? आप एक लड़की से रिजेक्ट हो गए, कहीं इस बात का गुस्सा तो नहीं? आरजू तरस खाते लहजे में तंजीम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। दानियाल के माथे पर 3 बल नमदार हो सख्त गुस्से से उसे घूर रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या रिजेक्ट करती? मैं खुद तुम्हें घर की नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं देता। इसका मुंह दबोचे हुए शोला बार नजरें उसके चेहरे पर गाड़े बोला। आरजू ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था। बद दिमाग लड़की। गुस्से से उसका चेहरा छोड़े वो वापस ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि आरजू ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा और कमरे में चली गई। वॉशरूम में जाते हाथ धोए। मेहंदी सब खराब हो चुकी थी। आज का दिन ही खराब है। उसने वापस से वो लेटर उठाए, इन्हें अच्छे से देखा। अचानक ही कोने में उसे कुछ नजर आया। आरजू ने ध्यान से देखा तो वहां अंग्रेजी और डी लिखा हुआ था। आरजू ने चौंक कर दूसरा लेटर देखा, वहां भी डी लिखा था। तो क्या उसका नाम डी से शुरू होता है जिसने ये सब भेजे? आरजू आ जाओ डांस करें। लीजे की आवाज पर आरजू ने जल्दी से खत वापस फिजिक्स की किताब में रखी और बाहर की जानिब बढ़ गई। आरजू तुम शादी के लिए मान जाओ, तुम हमेशा यही रहोगी। बाहर की जानिब जाते लीजे ने अफसरदगी से कहा। आरजू ने एक नजर से उसे देखा। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं शरीफ बंदी हूँ। मैं माँ के हक की तरफ नहीं देखना चाहती।
आरजू ने हंसते हुए बोली। लीजा ने अफसोस से सर हिलाया। वो जानती थी आरजू तकलीफ में है, लेकिन किसी को बता नहीं रही। सब लोग जो उससे नाराज थे, हत्या कि उसकी माँ भी, वो कैसे खुश हो सकती थी। सब लोगों ने काफी एंजॉय किया था। आरजू भी बज़ाहिर सब भुलाए डांस करती रही, सबको छेड़ती रही, लेकिन घर वालों की खामोशी उससे शिद्दत से चुप रही थी। मेहंदी का फंक्शन तमाम हो गया। रात के 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। खूबसूरत लग रही थी आप, आयशा को देखते मिराज ने गर्दन झुकाते हंसते से कहा। वो दोनों पिलर के पास खड़े थे। सर्द हवा उनको छू कर गुजर रही थी। आज की रात है, फिर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार लूंगा। मिराज झुकते उसके गाल पर अपनी बेड रगड़ते बोला। आयशा की जिससे में सनसनी सी दौड़ गई, शर्म से पलके भारी हो गई। आपकी खामोशी नहीं चलेगी तब। वो हाथ के पुष्ट से उसके सुख पड़ते गाल को सहलाते बोला। आयशा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। गला खनकारते लीजा ने उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब करवाया। बड़ी मम्मी बोल रही हैं आयशा को कि वो रेस्ट करे। सुबह बहुत खास दिन है ना मिराज भाई, आप फिर आपके कमरे में नहीं पाई जाएगी। लीजा लब दबाए बोली। मिराज ने सर को खाम दिया, जबकि आयशा सरायत से उसके करीब से निकलती लीजा के साथ आगे को बढ़ गई। उसने पलटकर मिराज को मुस्कुराती नजरों में देखा, फिर सर झुकाए वो अपने रूम में चली गई। मिराज भी वहां से अपने कमरे में चला गया। बटरफ्लाई बेड पर लेटे वजूद को देखते अलेक्जेंडर ने अपना नकाब उतारते साइड टेबल पर रखा और हैट भी उतार दी। उसने एक नजर महा को देखा, जो उसी ड्रेस में सो गई थी, हल्के पीले और व्हाइट कलर के कंट्रास्ट फ्रॉक में, बालों को खुला छोड़े। उसका नाजुक सरापा वाज़िह था। आधा कंफर्टर उस पर था और आधा जमीन पर खुले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर हल्का खौफ था। उसके करीब जाते उस पर किसी घटा की मानंद छा गया। हे बटरफ्लाई, उसके माथे को चूमते हुए मध्यम आवाज में बोला। वो पर बोझ महसूस करते महा ने मंदी मंदी सी आंखें खोलकर देखा और फिर खौफ से उसकी आंखें पूरी वहां हुई। यहाँ कैसे? उसके अल्फाज में कहीं गुम हो गए। जब अलेक्जेंडर ने शिद्दत से झुकते उसकी शहरक पर अपने होंठ रखे थे, महा की हार्ट बीट तेज हुई थी। छोड़ो मुझे, मैं बाबा को बुलाती हूँ, महा नम लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसके सजे सवरे रूप को देखा। हैजल की आंखों को देखते महा की धड़कनें तेज हुई थी। वो आंखें हमेशा उस पर मुसल्लत होती थी। ठीक है, आज सर साहब से भी मिलकर जाते हैं, वो सुकून से बोला। माँ के बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो रोते हुए बोले। अलेक्जेंडर ने उसके माथे पर बंधी पट्टी को देखा और नरमी से झुकते वहां अपने लब रख दिए। मैंने बताया था बटरफ्लाई, तुम्हें मारने के लिए ही वहां बुलाया था, मैं मजाक नहीं करता। वो सर्द आवाज में बोला। माँ की सांस हलक में अटकी। उसे लगा था वो वैसे ही उसे डराने को बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों कर रहे हो ये सब? वो नम आंखों से बोली। अलेक्जेंडर की लबों पर सजाई मुस्कुराहट उभरी। बस यूं ही राह चलते तुम अच्छी लगी मुझे, वो कंधे उचकाकर बोला। माँ ने हैरत से फैलती आंखों से उसे देखा। वो साफ झूठ बोल रहा था। खैर छोड़ो इन सब बातों को बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे मारने का इरादा है, आंखों में चमक लिए वो उसके चेहरे पर झुकते बोला। वहां सख्ती से लब भींच गई। वो आस्तिकी से झुकते उसके कंधे पर अपना पुरतपश लफ्ज छोड़ उसके कान के यूं को लबों से दबा गए। दानियाल, महा जोर से चिल्लाई। वो जानती थी इस वक्त सिर्फ दानियाल ही जाग रहा होगा। मधुशी में उस पर झुके अलेक्जेंडर ने सुर्ख होती नजर उठाकर हंसते हुए उसे देखा। डरा रही हो मुझे बटरफ्लाई, इतनी हिम्मत? उसके लबों को हल्के से काटते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। महा ने शदीद गुस्से से उसे घूरा। दानियाल मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है मेरी उससे। महा इस मर्तबा हिम्मत करती बोली। अलेक्जेंडर ने सर्द नजरों से उसे देखा। अच्छा, फिर तो सबसे पहले उसकी मौत आनी चाहिए। चलो आ लेने दो उसे। कोर्स रिवॉल्वर निकालते अलेक्जेंडर बेड पर बैठते बोला। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी, जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। महा का दिल खौफ से बंद होने लगा। हाँ तुम चीखी क्यों? दानियल ने दरवाजा बजाए बोला और अलेक्जेंडर ने दांत को खिंचाते रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ किया। वो अब महा को सख्त नजरों से देख रहा था। नो प्लीज, वो रोते नफी में सर हिला गई। मुझे नफरत में भी अपनी चीजें दूसरों के पास पसंद नहीं, मैं इन्हें बर्बाद कर देता हूँ किसी दूसरे को देने के बजाय। वहां के बाल मुट्ठी में जकड़े हुए लफ्ज चबा चबा कर अदा करते बोला। वहां को अपने बालों में दर्द उठता महसूस हुआ। आंखों से कहीं आंसू फिसल गए। वहां ठीक हो तुम? दानियल की फिर से आवाज उभरी थी। अलेक्जेंडर ने सख्त नजरों से महा को देखा। जी वो मुझे बुरा ख्वाब आया था, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। महा सस्कियों का गला घोंटते बोली। अलेक्जेंडर के हाथों में अपनी माँ के बाल मजबूती से जकड़े हुए थे। ओके, दानियल इतना कहते वहां से चला गया, जबकि अलेक्जेंडर ने माँ के बालों को छोड़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानिब खींचते उसके लबों को कैद किया था। माँ की आंखें मुतैयर हुई जब अलेक्जेंडर अपनी सारी वहशतें माँ के ऊँटों पर लुटा गया।
वो इससे दूर होता रिवॉल्वर की नोक महा की थोड़ी पर टिका गया। मुझसे तवा की एक ही सजा है, मौत। वो गन से उसकी थोड़ी पर दबाव देते सर्द बर्फीले लहजे में बोलता महा की रूह फना कर गया। बटरफ्लाई अलेक्जेंडर नाम है मेरा। एक कलर हूँ मैं, और लोग मुझे डेडली गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। मैं तबाह कर देने के लिए मशहूर हूँ। खामोशी से वही करो जो मैं कहता हूँ। गन अपने कोट में रखते हुए दबाव देते लहजे में बोला। महा ने नफी में सर हिलाया तो अलेक्जेंडर ने तेवरी चढ़ाते उसे देखा। तुम्हारे डैड के पास एक ब्लू कलर की फाइल है। मुझे वो किसी भी तरह लाकर दो, वरना तुम्हारे डैड की जमानत नहीं देता मैं। वो बैठ से उठते वापस से हैट पहनते बोला। महा ने रोते हुए से देखा। वो खामोशी से महा के कमरे से खिड़की के थ्रू निकल गया। महा ने भागकर खिड़की बंद की थी। बेड पर बैठते फूट फूट कर रो दी। अलेक्जेंडर, तो फिर डील फाइनल करते हैं, लेकिन वो कमिश्नर, उसको क्या करोगे? वो हमेशा तुम पर ताक लगाए बैठा होता है। वो लोग एक अंधेरे कमरे में थे जहां जर्द बल्ब वहां सही से रोशनी पहुंचाने से कासिर था। अलेक्जेंडर की कुर्सी के सामने मेज था और दूसरी जानब दो लोग बैठे थे। मेज पर तरह तरह के हथियार पड़े हुए थे जिनकी डील अलेक्जेंडर कर रहा था। ये हथियार कमिश्नर के डिपार्टमेंट के ही हैं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बहुत कीमती चीज मेरी मुट्ठी में है। अलेक्जेंडर स्माइल चेहरे पर सजाए बोला। इन आदमी ने उसको सर को इस बात में हिलाया। ओके, ये लो आधी रकम, बाकी की रकम इनकी मतलूबा जगह पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने बैग मेज पर रखा। कासिम ने आगे बढ़ते बैग उठा लिया। अलेक्जेंडर उनसे हाथ मिलाते पलट गए। ये सारा सामान लोड करवाओ। हाँ, गलती मत करना, संजीदा सर पर आवाज में कहते हुए वहां से बाहर निकल गया। कासिम ने उसकी पुश्त को घूरा। घर में शादी की गहमा गहमी रूज पर थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आयशा ब्लड रेड रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप के साथ तैयार हुए आसमान से उतरी कोई परी ही लग रही थी, जबकि महा ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी जो अलेक्जेंडर ने उसके लिए पसंद की थी। अलेक्जेंडर को सोचते महा के सीने में मौजूद दिल खौफ के मारे सिकुड़ गया। वो बहुत पुरस्कार शख्स ने महा ने बेसाख्ता अपने लबों को छुआ। एक सनसनी सी थी उसके जिस्म में दौड़ गई। जलता सा लम्स महा को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस हुआ था। आरजू, तुमने फिर से, लीजी ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। आरजू ने आंखें घुमाकर जब्त से उसे देखा। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ लीजी। जब मेरे बाबा मुझे नहीं रोकते तो दानियाल को भी कोई हक नहीं पहुंचता मुझे रोकने का। कम से कम इतनी अकल तो उसे होनी चाहिए। आरजू ने आईने में अपना जायजा लेते सुकून से कहा। वो भी महा की हम रंगों में थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने साड़ी लगाई थी। बालों के खुले स्ट्रेट छोटे आधे बाल आगे किए हुए थे। वो क़यामत का इस हुस्न के साथ किसी का भी दिल धड़का सकती थी। दरवाजे पर खड़े दानियाल ने लग पीछे उसकी बात सुनी। लीजा भाभी, आयशा गुड़िया को लिया है? दानियाल अपनी बहन को देखते मुस्कुराया था। लीजा ने पलटकर उसे देखा और फिर आरजू को उस बात में सर हिला गई। दानियाल वहां से पलट गया। आज आजादी का आखिरी दिन होगा। आरजू ने भी आयशा को सहारा दिया हुआ था। वो तीनों आयशा के साथ चल रही थी। उसकी सरगोशी सुनते आयशा मुबंसा मुस्कुरा दी। फूलों के रास्ते पर वो चारों चल रही थी। स्टेज पर बैठे मिराज ने धड़कते दिल के साथ आयशा को देखा था। उसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज हो गई। उसकी पुरशोक नजरें आयशा पर ही अटकी हुई थी। बाकी सब उसकी बेताबी देखते हंस दिए थे। सब लोग खुश थे, बस दानियाल सफीर खान लबों को ताम सख्ती से पैवस्त किए खड़ा था। आरजू का नाजुक सरापा वाज़ेह होता उसे शदीद नागवार नजर रहा था। मिराज वीर, महा ने बोलते मिराज का ध्यान खींचा। वो चाह कर इन तीनों के लबों पर उभरती हंसी को देखने लगा। मिराज ने आगे बढ़ते हाथ आगे किया, जिस पर आयशा ने अपना लहस्ता मामी हाथ उसकी फैली हथेली पर रख दिया। मिराज ने उसे स्टेज पर आने में मदद की थी। काजी बिस्मिल्लाह करें। सफीर साहब बेटी को देखते बोले तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। आयशा सफीर वल्द मोहम्मद सफीर, क्या आपको मिराज जमशेद वल्द मोहम्मद जमशेद के साथ से कई राजुल वक्त 20 लाख हक महर के ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने आयशा को देखते जुमले मुकम्मल किए। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आयशा मदन मुस्कुराहट के साथ बोलती। मिराज खान को दुनिया जहां की दौलत थमा गई। वहां आरजू एक्साइटेड सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इन्हें देख रही थी। और फिर काजी साहब ने मिराज से भी वही जुमले दोहराए पूछा, जिस पर उसने भी बेकरारी से तेजी से कबूल है कहा। उसकी तेजी देखते वहां सब मुस्कुरा गए। मुबारक हो। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा था। आगा जी ने आयशा के सर पर हाथ रखा। आज उन्हें नम आंखों से आगा जी को देखा था। हर कोई एक दूसरे से मिल रहा था।
फोटोग्राफर दुल्हा दुल्हन की तस्वीर ले रहा था, जबकि आरजू ने चौंक कर एक तरफ देखा। उसके माथे पर तेवरी चढ़ी वहां खड़ा एक लड़का उसकी पिक्स बना रहा था। कम से कम आरजू को इसके एंगल से यही लग रहा था। वो तनफन करती उसके करीब गई थी और सफीर खान के दोस्तों में से किसी बिजनेसमैन का ही बेटा था। ये क्या किया तुमने अभी मिस्टर? आरजू ने कमर पर हाथ टिकाए पूछा। लड़के ने मोबाइल जेब में रखा। क्या किया मैंने मिस? वो मदन मुस्कुराहट के साथ बोला। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। मेरी पिक्स क्यों ली? फौरन डिलीट करो। आरजू ने इस मर्तबा जरा गुस्से से बोली। कुछ फासले पर खड़ा दानियाल भी मोटियां बीच है, सब सुन रहा था। उसे अफसोस हुआ था आरजू पर। कब नहीं होने मिस? चलें अगर लिए भी ली तो मेरे साथ ही मोबाइल है। लड़का सीने पर बाजू खोल के शौक से आरजू को जायजा लेते बोला। फोन आपका जाती है तो एक मॉडल रख लें तस्वीरें लेने को। तस्वीरें तो मेरी ही है ना, मेहमान है, मेहमान बनकर हैं। आरजू उसके डिटाइल पर तराक कर बोली। आप बन जाए मॉडल, आप भी तो खूबसूरत हैं। वो आईब्रो झुकाते बोला। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। तस्वीरें डिलीट करो। अपने पीछे उभरने वाली भाई आवाज पर आरजू ने पलट कर उसे देखा। वो सुर्ख आंखें लिए पीछे आरजू को मुकम्मल नजरअंदाज किए उस लड़के को देख रहा था। पिक्स तुम्हारी तो नहीं ली, तुम्हें क्या मसला है? भाई हो इसके? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। दानियाल ने लो पीछे मजीद इसकी जानिब कदम बढ़ाया और उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। अभी के अभी पिक्स डिलीट करो, लगाने अंकल की बेटे हो तुम, तभी अभी तक तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, वरना मैं अभी इन्हें तोड़ने में मिनट न लगाता। दानियाल उसका कॉलर ठीक करते, कंधों पर हाथ मारते, नादीदा गर्द छाड़ते, लफ्ज चबाकर अदा करते बोला। लड़की ने उसके लहू आंखों में देखा। ओके, उसकी जबान लड़खड़ा गई थी। दानियाल के सर्द लहजे को महसूस करते उसे फोन जेब से निकालते आरजू की पिक्स डिलीट करना शुरू की थी। पिक्स कई एंगल से ली गई थी जिसमें उसका नाजुक सरापा वाज़ह था। आरजू ने शर्मिंदगी से लब कुचले, जबकि दानियाल ने अफसोस से उसके झुके सर को देखा। कर देंगे आप, जाने दो। लड़का वहां से सरायत से निकला। आरजू ने नजर उठाकर इसकी लहू रंग आंखों में देखा। शुक्र, आरजू के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। उसकी साइड से उतर बिल्कुल किसी अजनबी की तरह गुजर गया। आरजू ने लब दांतों तले दबाए थे। उसकी नजरों में आरजू के लिए गुस्से के साथ अफसोस भी था। वो सर झटकती स्टेज की जानी पड़ गई जहाँ फैमिली फोटोज का सीन ऑन था। फोटो सेशन के बाद खाने का दौर चला था। आहिस्ता आहिस्ता करते सारे मेहमान जाने लगे थे। रात का फंक्शन था, सो अब रात के 12 बज रहे थे जब आयशा को कमरे में लाकर बैठाया गया। मां आरजू और लीजा दरवाजे में खड़ी मिराज के आगे हाथ फैलाई हुई थी। खाते पीते घर की हो, फिर भी हाथ फैलाए रखे। मिराज ने शरारती लहजे में इन्हें छेड़ा तो झट से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। मिराज का कहका बेसाख्ता था। अंदर बैठी आयशा खुद में सिमटी। मिराज वीर, चालाकी ना करें, अभी पैसे दें वरना इधर ही खड़े रहेंगे। मां चहकते मुंह बनाकर बोली थी। मिराज ने जेब में हाथ डाला और जितने पैसे निकले उनमें से 500 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। वो तीनों भाजकों की तरह मिराज की तरफ बत्ती सी देख रही थी। मैं कंगाल बंदा हूँ यार, मिराज मासूमियत से बोला। आरजू ने तेजी से उसके हाथ से पैसे खींचे थे। सारे पैसे आरजू के हाथ में चले गए। अब आपकी बात सच हुई, अब लग रहा है कंगाल। आरजू दोनों भंग चुकाते हंसते हुए बोली तो मिराज ने हाथ खड़े कर दिए। वो तीनों हंसते हुए वहां से चली गई, जबकि मिराज ने अंदर दाखिल होते पांव से दरवाजा बंद किया। वो आस्ते से बैठ के जाने पड़ा और उसकी बचपन की चाहत पूरे इस्तेहकाक से बैठी थी। मिराज बेड पर बैठते नरमी से उसके हाथों को अपने हाथ में ले गया। वेलकम टू माई लाइफ एंड माई रूम बेगम साहिबा। वो झुककर उसके नर्म और मुलायम हाथों पर लब रखते बोला। आयशा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। जब से मैंने होश संभाला है तब से आपके साथ की ख्वाहिश की और अल्लाह का शुक्र आप आज एक पाक बंधन में मेरे सारे चाहत में हैं। उसकी थोड़ी अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए लो देती नजरों से उसे देखते बोला। आयशा ने पलकों की छाले उठाकर उसकी आंखों में जलते जज्बे के दियों को देखते वापस से नजरें झुका ली। आयशा, मिराज खान, मुझे आज इजहार चाहिए अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, आपके साथ का वादा चाहिए। उसके कान के करीब झुकते जज्बातियत से तर लहजे में सरगोशी करता आयशा की धड़कनें बढ़ा गया। मिराज दहकती सांसें अपने कंधों पर महसूस करते हुए अटकते लहजे में बोली। सुन रहा हूँ। वो वैसे ही बोझल आवाज में बोला। आयशा ने हलक तक किया। मैं वादा करती हूँ आप जिंदगी के हर हिस्से में मुझे अपने साथ पाएंगे। मेरी चाहत हमेशा आपको मुझसे बांधे रखेगी, मदन लहजे में बोली। मिराज खान ने खुद में सुकून उतरता महसूस किया था। वो मोहब्बत से उसके माथे पर लब रख गया। आयशा ने उसके सुलगते लम्स पर आंखें बंद की थी। आई लव यू टू जाना, उसे अपने साथ में लेते हुए घेरा तंग करते बोला। आयशा ने सुकून से उसके चौड़े सीने पर सर टिका दिया था। मिराज, वो आरजू चली जाएगी,
आयशा लब काटते उसके सीने पर सर उठाए परेशानी से बोली। मिराज ने हाथों के प्यालों में उसका चेहरा भरा। वो लड़की मिराज खान के लिए बहुत खास थी। वो खास थी क्योंकि वो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती थी। नहीं पता, मुझे दानियल को समझाऊंगा, आगा जी से बात करे। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र न करो। अंगूठी से उसकी गाल सहलाता बोला। आयशा ने इस बात में सर हिलाया। वो आहिस्ते से आयशा के लबों पर झुका था। उसकी लिप्स में नरमी थी। आयशा को अपनी धड़कनें कानों में धड़कती सुनाई दे रही थी, जबकि वो उसकी शोल्डर पर लब रखते अब मुकम्मल उस पर हावी होने लगा था। आयशा ने शर्माते उसकी मजबूत बाजू में पनाह ली थी। मिराज खान मुस्कुराते उसकी पेशानी पर अपना लफ्ज छोड़ गया था। शादी में इख्तिताम को पहुंची थी। आगा जी ने फैसला किया था वलीमा 1 हफ्ते बाद महा और दानियल के निगाह पर होगा। दानियल खामोश था, जबकि महा मारी मारी फिर रही थी। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा, उस फुटेज से कुछ पता चला? महा ने चिढ़ाते बोली। जमशेद साहब ने उसे देखा, वो लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे थे। नहीं, फुटेज डिलीट है उस रात की। जमशेद साहब संजीदगी से बोले तो माँ की जान में जान आई। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। जब किसी की मोबाइल पर होती बैल पर सबने चौंक कर आरजू को देखा, क्योंकि उसका मोबाइल ही जोर शोर से बज रहा था और इसकी रिंगटोन सुनते यंग जनरेशन के चेहरे पर दबी दबी हंसी उभरी। दफा दूर हो, काला मुंह नीले पैर। आरजू ने खुद की आवाज रिकॉर्ड करते रिंगटोन लगाई थी और इसके रिंगटोन सुनते सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। आरजू ने हसरत से उनके मुस्कुराते चेहरे देखे थे। वो फोन उठाए वहां से उठते बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अननोन नंबर था। आरजू ने जल्द में बटन प्रेस करते मोबाइल कान को लगाया और बाहर लॉन में निकल आई। आपका चाहने वाला। स्पीकर की दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज गूंजी तो आरजू ने चौंक कर फोन कान से हटाया। कौन हो? वो चौंकते हुए बोली। दूसरी जानिब हल्की सी हंसी गूंजी। चाहता हूँ आपको याद नहीं क्या? मैं दांतों तले लब दबाए बोला। आरजू ने शदीद नागवारी से फोन को घूरा। कौन हो ये बताओ, दिमाग खराब मत करो। इतनी बेसब्री? वो धीरे से हंसा। आरजू ने दांत खिचखिचाए मोबाइल कान से हटाते मोबाइल को घूरा। तोहफा भेजा है तुम्हारे लिए। चाहने लगा हूँ तुम्हें और चाहता हूँ तुम भी मुझे चाहो। वो मध्यम मगर मायने खेजी से बोला। आरजू ने गेट की तरफ देखा, जहाँ गार्ड हाथ में एक टेडी बियर पकड़े अंदर की जानिब आ रहा था और आरजू चौंकते भागते हुए इसके पास गई। मुझे दे दें काका, वो मुश्किल मुस्कुरा कर बोली थी और एक हाथ से पकड़े मोबाइल को कान से लगाया हुआ था। ये क्या हरकत है और कौन हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरा कजन तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। आरजू लबीचे बोली। आरजू खान दानियाल खान का हवाला दे रही थी, जिसकी पाबंदियों से हरगिज पसंद नहीं थी। मुजाहिका फैज पसंद नहीं आया क्या? दूसरी जानिब अफसरदा सी आवाज उभरी। आरजू ने व्हाइट टेडी बियर को देखा, जिसके हाथ में बाहों जोड़कर उसमें दिल पकड़ा गया था। वो काफी क्यूट था। नहीं चाहिए मुझे, दोबारा कॉल मत करना वरना फिर देखना तुम क्या करती हूँ मैं। आरजू ने तरक कर कहते फोन रख दिया। फिर टेडी बियर को देखा, उसे फेंकना चाहा लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले गई। पता नहीं कौन था, लेकिन टेडी तो अच्छा है। आरजू ने हंसते हुए टेडी बियर को कमरे में रख दिया। माँ चलो। वो बाहर निकलते बोली। उसे कॉलेज जाना था, वैसे भी कुछ माह में उसके फाइनल्स थे। उसे दिल लगाकर पढ़ना था, लेकिन यहाँ से जाने का ख्याल आते ही आरजू अफसरदा हुई थी। चलो माँ उठते बोली थी। दानियल जाओ, छोड़ाओ माँ को। आगा जी ने ब्रेकफास्ट करते दानियल को देखते कहा। माँ का सांस अटक गया, जबकि आरजू खामोशी से आगा जी को देख रही थी। दानियल संजीदगी से उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो दोनों आती गाड़ी में बैठ गई थी। दानियल ने ड्राइविंग स्टार्ट की थी। आयशा तो शादी की वजह से नहीं आ रही थी यूनिवर्सिटी और माह को अकेले जाने में अब डर महसूस होने लगा था। न जाने वो डेडली गैंगस्टर कहाँ से उसके सामने रौनमा आ जाए। माह ने जुजू इसीलिए उसे सोचते। माह की यूनिवर्सिटी आई तो उतर गई, क्योंकि वो 15 मिनट के फासले पर कॉलेज था। आरजू सर झुकाए बैठी थी कि वो गाड़ी स्टार्ट करे। माह अंदर चली गई। 5 मिनट हो गए, लेकिन दानियल ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उतरो, संजीदगी से बोला। आरजू ने सर उठाकर मिरर में उसके सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। क्या? आरजू हैरानी से बोली। उतरो गाड़ी से, वो लफ्जों पर दबाव देते बोला। आरजू लब पीछे उतर गई। कैब है और कॉलेज और वापस भी कैब से आ जाना, मैं अपने 15 मिनट जाया नहीं कर सकता। वो जबड़े पीछे बोला। आरजू हम लोगों की तरह उसे देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैं कैसे जाऊँ कैब से? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? आरजू फ्रंट डोर के शीशे पर झुकी बोली तो दानियाल ने एप्रोच झुकाया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा बाप कि तुम्हारी हिफाजत करूँ। वो संजीदगी से आगे उठाए बोला। आरजू साकित नजरों से उसे देख रही थी। हटो। गाड़ी स्टार्ट कर गया और आरजू पीछे को हुई थी। वो सख्ती से लब बीच गई। दानियल सफीर खान हमेशा अपनी मनमानी करता था, तभी आरजू खान उसे पसंद नहीं करती थी। आरजू ने गुस्से से उसकी गाड़ी को घूरा। सड़क पर जाते उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। गुस्से से मुंह फुलाया वो दांत पीस रही थी, जैसे उनके दरमियान दानियल सफीर खान मौजूद हो। 15 मिनट बाद वो कॉलेज की गेट पर उतरी। टैक्सी वाले को पैसे दिए। अभी चंद कदम ही बढ़ी थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी।
आरजू वो पलटती, वहां मरवा थी और आरजू खुश होती उससे मिली। वो दोनों अंदर इंटर करने ही वाली थी जब एक बार फिर किसी ने आरजू खान को पुकारा था। इन दोनों ने पलटकर वहां देखा, वहां एक यंग सा लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसने उस दिन आरजू को गिरने से बचाया था। मरवा ने आरजू की तरफ चमकती आंखों से देखा। जी, आरजू रुकती हुई बोली। वो चलता हुआ उस तक आया था। कुछ फासले पर गाड़ी में बैठते दानियाल से फिर खान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की थी। बेशक आरजू से नफरत भी कर लेता, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि वो खानदान की इज्जत थी। उसकी टैक्सी के निकलने के बाद ही वो उसके पीछे यहाँ तक आया था। उसे कॉलेज के अंदर जाते देख वो जाने लगा था, लेकिन फिर किसी लड़के के आरजू की जान में बढ़ते कदम को देखते हुए रुक गया था। आपको मैं याद हूँ, मुस्कुरा कर बोला। आरजू ने मरवा को देखा जो बत्ती से निकाले अब हाथ लबों पर रख गई थी। जी याद है, शुक्रिया उस दिन के लिए, आरजू रस्मन मुस्कुरा कर बोली। लड़के ने दिल पर हाथ रखते सर को कम दिया था। वो लड़का कॉलेज यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसकी जिसामत उसे गुड लुकिंग और उसकी उम्र से बड़ा दिखा रही थी। मेरा नाम दुराब है। वो फिर से बोला हुआ तो आरजू के जहन के पर्दे में बहुत कुछ एक साथ लहरा गई। वो शौकी नजरों से उसे देखने लगी। मुझे लेटर लिखने वाला डी और सुबह कॉल करने वाला, आरजू ने आईब्रो झुकाते पूछा तो वो अब दबा इस बात में सर हिला गया। इस गलती के लिए माजरत कहूँगा, मुझे बस आपसे बात करनी थी, प्लीज मेरी कॉल पिक कर लीजिएगा। मैंने जो भी कहा वो सच था, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो बोल रहा था। आरजू ने रिस्ट वॉच को देखा और उनका कॉलेज लगने वाला था। देखिए मिस्टर, ठीक है, वो आपसे राब्ता कर लेगी, अभी हमें जाना है, बाय। और उसका बाजू खींचते उसकी बात काटते उसे वहां से ली गई थी। आरजू ने कॉलेज में इंटर करते उसे घूरा। दुर्राब भी पलट गया, जबकि दानियल की रगें तन सी गई थी। वो लब सख्ती से भीज गया। गाड़ी स्टार्ट करते उसे वापस सड़क पर डाल गया। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ये तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया मरवा? आरजू फ्री क्लास में बाहर कदरे अलग कोने में बैठी बोली थी। सर्दी से हाथ मलते उसने शाल कंधों पर दुस्त की। यार तुम पता नहीं क्या बोलने वाली थी, देखो कितना गुड लुकिंग है वो, और मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद ही करता है। तो आरजू ने मुंह बिगाड़ते बोला। तो का क्या मतलब यार, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मरवा ने आसानी से कहा। आरजू ने उसे आंखें दिखाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मरवा, घर के हालात बता रही हूँ मैं तुम्हें, और तुम लड़की तलाश कर रही हो मेरे लिए, मासी हकीमा। आरजू नफी में सर हिलाते बोली। मरवा ने माथे पर हाथ मारा, गोया उसकी अकल पर मातम किया हो। यार दानियल डैशिंग था, हैंडसम था, क्या कमी थी उसमें? बस तुम्हें थोड़ी चीजों से रोकता ही था, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। अब देखो मामला जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब बात थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो तुम कह देना मैं किसी और को पसंद करती थी। इस तरह दानियल या घर वालों को कोई उम्मीद नहीं रहेगी। और वो वाकई दबाव तुम्हें पसंद करता है तो फिर तो बात बन जाएगी। मैं चहती हुई बोली। आरजू ने मुंह बिगाड़ते उसकी बात सुनी थी, लेकिन सब मुझे गलत समझेंगे। आरजू ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, तुम एक बार दुराब से बात कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक, वरना मत करना, किसी का दिल नहीं तोड़ते। मरवा ने उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मरवा मैडम आरजू की बेस्ट फ्रेंड थी, उन दोस्तों में से थी जो दूल्हे की सेटिंग के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के राज और नियाज बता देती है और फिर बाद में उसी बेस्ट फ्रेंड के दुखड़े भी सुनती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं अमेरिका जा रही हूँ, आरजू ने अफसोस से कहा। तो मरवा ने फैली आंखों से उसे देखा। क्यों? मरवा हैरत से बोली और फिर आरजू ने पूरी बात शुरू से एंड तक मरवा को बताई, जो पहले सरसरी सी बताई थी। ओ यार मान जाओ तुम, मरवा अफसरदगी से बोली। तो आरजू ने सर छिटकती नफी में सर हिलाया और उठकर खड़ी हुई। इनकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो दोनों वहां से क्लास में चली गई, जबकि मरवा की बातें दुराब के बारे में अब आरजू के जहन में चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दुराब को रिस्पॉन्स करे या ना।